आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज आपका 11th क्लास का चैप्टर 2 लेके आया हूं, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। इससे पहले आपको पता है हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर चुके हैं संविधान के ऊपर। जिसने नहीं पढ़ा बेटा पहले उसको जाके पढ़ो, तभी समझ आएगा, तभी हमें सेकंड चैप्टर भी समझ आएगा। तो पहले फर्स्ट चैप्टर जाके देखो, उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ना, ठीक है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक आने वाला है उसे हम कहते हैं बेटा अधिकार। अधिकार पहले हम जानते होता क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार। तो ये अधिकार होता क्या है? अधिकार को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट्स। ये अधिकार क्या होता है? तो अधिकार एक व्यक्ति द्वारा की गई मांग है। एक व्यक्ति द्वारा की गई मांग। व्यक्ति क्या करेगा बेटा? मांग करता है कि इस चीज के ऊपर मेरा अधिकार है, ताजमहल के ऊपर मेरा अधिकार है, समानता का अधिकार मुझे है, शिक्षा का अधिकार मुझे है, धर्म चुनने का अधिकार मुझे है, विवाह करने का अधिकार मुझे है, अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार मुझे है। तो एक व्यक्ति मांग करता है, लेकिन व्यक्ति के सारे मांगों को हम अधिकार नहीं कह सकते बेटा। व्यक्ति ने मांग किया, उसकी उस मांग को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त भी होना चाहिए। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त। मान्यता का मतलब क्या? समाज की नजर में जो मांग कर रहा है वो मांग सही भी होना चाहिए। जैसे मैंने बोला चोरी करने का अधिकार है, क्या मेरा अधिकार होगा? क्या वो नहीं होगा। मुझे धर्म चुनने का अधिकार है, हो सकता है अधिकार है, समाज की नजर में उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूं मुझे मर्डर करने का अधिकार है, नहीं, समाज की नजर में सही नहीं है। तो अधिकार वही होगा जो व्यक्ति क्या करेगा बेटा? मांग करेगा, और उसकी मांग को समाज अगर की मान्यता दे देता है तो वो अधिकार है, वरना वो अधिकार नहीं है। लेकिन साथ साथ एक और चीज, समाज मान्यता देगा और साथ साथ वो मिलने के बाद समाज ने मान्यता दे दिया फिर भी वो अधिकार हमें ना मिले, तो जिसके लिए हम कानून के पास जा सकते हैं। तो कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त हो, उसी को हम अधिकार। संरक्षण का मतलब होता है कानून उस चीज की उपलब्ध कराए। और कि हमने मांग किया, समाज ने बोला व्यक्ति मांग करे, इसकी मांग सही है, अब फिर भी वो चीज नहीं मिलती, तो जिसके पास हम पुलिस के पास जा सकते हैं, कोर्ट से हम मांग कर सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। अधिकार एक व्यक्ति द्वारा की गई मांग है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अब आपके टीचर कह देते हैं कि एक से दो अधिकारों के नाम बताओ, तो आप बता सकते हो, जैसे वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार, यह अधिकार है हमारा। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का यह अधिकार है हमारा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। धर्म चुनने का अधिकार, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा? ये हमारे अधिकार है। डेफिनेशन के हिसाब से देखो, यहां लिखी पड़ी, देखो क्या है अधिकार। किसे कहते हैं? अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई मांग। एक व्यक्ति मांग करेगा जो समाज के नजर में मान्यता प्राप्त हो, समाज की नजर में सही भी होना चाहिए। मैंने बोला ताजमहल पे मेरा अधिकार है, क्या समाज मान्यता देगा? नहीं, किसी एक व्यक्ति का ताजमहल नहीं है। आई बात समझ? समाज कहेगा नहीं नहीं, आगरा का पागल खाना तुम्हारा है ना। समाज मतलब व्यक्ति मांग करे, उसकी मांग को समाज की नजर में सही होना चाहिए। अब फिर भी ना मिले तो जिसके लिए कानून के द्वारा संरक्षण से प्राप्त होता है उसे अधिकार कहते हैं। अधिकार एक व्यक्ति द्वारा मांग जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त। लेकिन बेटा याद रखना, कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जिसको समाज तो मान्यता दे देता है लेकिन कानून संरक्षण नहीं दे पाता। जैसे नौकरी प्राप्त करने का अधिकार। आपने बोला मैं 25 साल का हो चुका, मुझे नौकरी करने का अधिकार है। समाज बोले हाँ भाई जाकर 25 साल का नौकरी कर सकता है, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है, तो मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा कि अंकल मुझे नौकरी ढूंढ के दे दो, नहीं। तो कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जिसके लिए हम कानून के पास जा नहीं सकते। अब आता है बेटा हमारा मेन अधिकार, मौलिक अधिकार। देखो चैप्टर इसके ऊपर नहीं, चैप्टर इसके ऊपर है मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार को हम कहते हैं बेटा फंडामेंटल राइट्स। हम यहां समझते पहले मौलिक अधिकार होते क्या है। मौलिक अधिकार होते क्या है? तो देखो ऐसे अधिकार जो हमें जन्म से मिल जाए। मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? जो जन्म से ही मिल जाते हैं। मतलब बोल सकते हो यह जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं। जन्म सिद्ध का मतलब क्या? जन्म से ही मिल जाए, चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, चाहे अमीर पैदा हो चाहे गरीब पैदा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। ये अधिकार क्या होते हैं बेटा? जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं, जन्म से ही मिल जाते हैं। और जिसको मिलते हैं इसकी दूसरी खासियत होती है, यह व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए होते हैं। व्यक्तिगत
विकास के लिए होते हैं। व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति को मिलेंगे उसके पूर्ण विकास के लिए होते हैं। जैसे मुझे मिलेंगे तो इन अधिकारों से मैं अपना विकास करूंगा, तुम्हें मिलेंगे तो तुम अपना विकास करोगे। तो मौलिक अधिकार कौन से होते हैं, यह जन्मसिद्ध अधिकार है और यह व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए होते हैं। व्यक्तिगत का मतलब क्या, जिसको मिलेंगे उसके खुद के विकास के लिए होते हैं। और जब सारे व्यक्ति का अपना अपना विकास हो जाएगा तो याद रखना यह अधिकार समाज के पूर्ण विकास के लिए होते हैं। समाज के पूर्ण विकास के लिए होते हैं। पूर्ण विकास का मतलब क्या, जैसे समझो हमारे यहां पे 4 लोगों ने जन्म लिया, ए बी सी डी। हमने क्या बताया, जन्म सिद्ध अधिकार है, चारों को मिल गए, चारों को मिले, चारों ने अपना अपना व्यक्तिगत विकास किया, क्योंकि हमने बताया जिसको मिलेंगे ये जन्म सिद्ध अधिकार है और जिसको मिलेंगे अपना अपना व्यक्तिगत विकास करेगा। और चारों व्यक्ति ने मिलकर एक समाज बनाया तो समाज का अपने आप ही क्या हो गया बेटा, पूर्ण विकास। तो ये समाज के पूर्ण विकास के लिए होते हैं। और याद रखना हमारा जैसे संविधान है, तो ये संविधान के अंदर मान लो ये संविधान है, तो इस संविधान के किस भाग में है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था भाग होते हैं, तो इस संविधान के भाग 3 में है। तीसरे भाग को खोलोगे तो आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना मौलिक अधिकार जो होते हैं बेटा, यहां लिख देता हूं मैं आपके, मौलिक अधिकार भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेके 35 में, कई बार एमसीक्यू में है। देखो यहां डेफिनेशन में लिखी भी है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। पहले हमने बताया मौलिक अधिकार है किसमें, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए होते हैं, मतलब जिसको मिलते हैं उसके खुद के विकास के लिए होते हैं, और यह समाज के पूर्ण विकास के लिए होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं ना बेटा, समाज के पूर्ण विकास के लिए होते हैं। तो समझ गए क्या होता है मौलिक अधिकार, मतलब अधिकार नॉर्मल, तो मौलिक अधिकार वीआईपी है। क्या है, मौलिक अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे जन्म से, जिसने जो पैदा हो मिलेंगे, तो मौलिक अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए है, और तीसरा समाज के पूर्ण विकास के लिए। किस भाग में, तो भाग 3 बताया हमने, भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 में। तो कहेगा मौलिक अधिकार की मौलिकता क्या होती है, कि मैं इसमें मौलिक हटा दूं, मान लो इसको हम हटा ही दें, तो देखो इधर अधिकार इधर अधिकार, डेफिनेशन में अधिकार। तो मौलिक अधिकार में मौलिक क्या होता है, तो मौलिक जान लेते क्या होता है ना। तो देखो मौलिक अधिकार में मौलिक क्या है, पेपर में 2 नंबर का आ जाता है, क्या आता है, मौलिक अधिकार की मौलिकता बताओ। मौलिकता का मतलब होता है खासियत। मौलिक अधिकार की मौलिकता क्या है, मौलिकता का मतलब खासियत क्या है। तो मौलिक अधिकार की खासियत यह होती है, पहला, अधिकार आपके संविधान में हो या ना हो, लेकिन मौलिक अधिकार बड़ी बातचीत है भाई, इसके लिए संविधान में जगह फिक्स है। तो पहला बोल दिया मौलिक अधिकार यह है, कहां मौजूद होते बेटा, संविधान में मौजूद होते, संविधान में मौजूद होते। तो मौलिक अधिकार संविधान में मौजूद होते, जगह फिक्स है। दूसरा, मौलिक अधिकार बेटा ऐसे अधिकार होते हैं इसका हनन कोई नहीं कर सकता, यहां तक कि आपके माँ बाप ही आपको पैदा करने वाले क्यों ना हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों ना हो, ये अधिकार ऐसे अधिकार है कि इसको कोई छीन नहीं सकता, हनन नहीं कर सकता कोई। राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, अंबानी अडानी आ जाए, कोई भी आ जाए, मोदी जी आ जाए, लेकिन ये अधिकार ऐसे होते हैं कि ये एक तो संविधान में मौजूद होते हैं, दूसरा इसकी खासियत यही है कि इसका हनन कोई नहीं कर सकता। इसका हनन का मतलब होगा कोई छीन नहीं सकता, इसका हनन कोई नहीं कर सकता। तो मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता बेटा। अब किस और क्या बताएंगे, तीसरी विशेषता क्या है, याद रखना मौलिक अधिकार में कुछ चेंज करना हो तो बेटा पूरे संविधान में बदलाव करना पड़ता है। तो मौलिक अधिकार में बदलाव करने के लिए, मौलिक अधिकार में बदलाव करने के लिए पूरे संविधान में संशोधन करना, पूरे संविधान में संशोधन करना पड़ जाता है। तो मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं कि इसमें बदलाव करने के लिए पूरे संविधान में बदलाव करना पड़ जाता है। यह मौलिक अधिकार की मौलिकता है। मौलिक अधिकार की खासियत क्या है, एक तो यह संविधान में मौजूद होते हैं, दूसरा इसका हनन कोई नहीं कर सकता, और तीसरा इसमें बदलाव करने के लिए पूरे संविधान में बदलाव करने पड़ते हैं। अब आपको बेटा यह भी बता दो, पहले हमारे मौलिक अधिकार बेटा 7 प्रकार के थे, 7 प्रकार।
अब कितने प्रकार के हो चुके हैं? अभी वर्तमान में ये 6 प्रकार के। तो मौलिक अधिकार अब कितने प्रकार के हैं? 6। जानते हैं कौन कौन से हैं? तो देखो आपके सामने है। सबसे पहले अधिकार का नाम है हमारा समानता का अधिकार। समानता जानते हो आप? समानता का मतलब क्या है? हम सभी समान हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब, काला गोरा, सब समान है आज के टाइम। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा अधिकार देख सकते हो मैडम जी को, स्वतंत्रता का अधिकार दिख रहा होगा, है ना? स्वतंत्रता का अधिकार है ये। स्वतंत्रता का मतलब क्या? हम सभी स्वतंत्र हैं। हमें भारत में कहीं भी आने जाने की, अपने विचारों को रखने की, कहीं किसी राज्य में जाके बसने की, है ना, ये सब हमें स्वतंत्रता मिली पड़ी है। अपनी मर्जी से रोजगार व्यवसाय करने की। तीसरा अधिकार का नाम है, देखो भाई साहब, छोटे छोटे बच्चों का शोषण हो रहा है, अधिकार का नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट मोलिस्टेशन। आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है, कोई शोषण कर रहा है, तो उस शोषण से बचने का तरीका क्या है, यह अधिकार हमें देता है। चौथे अधिकार का नाम है, आप देख सकते हो, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं, क्योंकि हमारे यहां पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी धर्मों को छूट है, स्वतंत्रता है। कोई प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अगले अधिकार का नाम है पांचवा, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने का भी अधिकार दिया गया है और उसके साथ साथ अपने अपने कल्चर की देखरेख करने का, उसको संरक्षण का अधिकार। और आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है छठा हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जो बेटा इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हमारा इन सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पढ़ेंगे इसके बारे में। चलते हैं एक बार टॉपिक के ऊपर। ये वाला अधिकार देखो एक बार, इसका नाम है संपत्ति का अधिकार। बेटा मैंने क्या बताया आपको? पहले देखो, पहले कितने थे? ये 6 थे, सॉरी पहले 7 थे, है ना? 7वां यही वाला था, इसको हटाया गया, अब 6 हो गए। तो 7वां मौलिक अधिकार है, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार था। अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब हटाया गया था याद रखना, ये संविधान का 44वां संविधान संशोधन था, 1978 में हटाया था। क्यों हटाया, कैसे हटाया, मैं इसके बारे में आगे आपसे बात करूं। अभी हम एक एक अधिकार को उठाते हैं और एक एक को पढ़ने पे चलते हैं। देखो हमारा क्या आ रहा है। पहले अधिकार का नाम है बेटा, जो 4 नंबर का आएगा, अधिकार का नाम है समानता का अधिकार। समानता का मतलब ही क्या होता है? इक्वालिटी, सब इक्वल है, बराबर है। अब ये किस अनुच्छेद में है? तो आपको 4 नंबर का आएगा तो पहले पॉइंट ये लिखोगे, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। किसमें है समानता का अधिकार बेटा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 18 में हमें समानता का अधिकार देखने को मिलता है। अब 14 में क्या है, एक एक को। 14 का नाम है कानून के समक्ष समानता। मतलब क्या? कानून की नजर में सभी समान है। तुमने न्यायपालिका देखा होगा, तराजू, तराजू के दोनों पलड़े बराबर का मतलब क्या है? कानून उनके लिए भी बराबर है, कानून इनके लिए बराबर है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए कानून बराबर है। यहां तक कि अंबानी अडानी गलती करेंगे, उनके लिए भी कानून उतनी सजा देगा जितना एक गरीब के लिए। मतलब कानून के समक्ष, समक्ष का मतलब होता है सामने। कानून सबके लिए बेटा क्या है? बराबर है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। दूसरा है बेटा हमारा अनुच्छेद 15, जिसका नाम है सामाजिक समानता। अब सामाजिक समानता का मतलब क्या होगा? आप समाज में रह रहे हो तो समाज में सभी लोग एक बराबर है। समाज के लोग आपस में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सामाजिक समानता का मतलब ही होता है सबके लिए समाज क्या है बेटा? बराबर है, इक्वल है। लिखोगे, समाज के लोग आपस में जाति, धर्म, भाषा, रंग को लेकर भेदभाव नहीं करते। अनुच्छेद 16 का नाम क्या बेटा? अवसरों की समानता। ये अलग से 2 नंबर का भी आता है। अवसरों की समानता का मतलब क्या है? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी बेटा। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? सभी को हमारे देश में एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्वल मतलब बराबर, समान। हिंदू का लड़का भी नौकरी कर सकता है, मुस्लिम का लड़का भी कर सकता है, सिख का भी कर सकता है, तो ईसाई का भी कर सकता है। पढ़ने जाते हैं हम स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट ने सबको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रखी है। लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, है ना? तो दो अवसरों की समानता का मतलब है 2 क्षेत्र में एक समान। शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में बेटा सभी को एक समान अधिकार। अगला है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का नाम क्या बेटा? जाति प्रथा और छुआछूत का अंत। समाज में पहले जाति प्रथा चलती थी। ब्राह्मण लोग अपने आप को उच्च मानते, सबसे ऊपर मानते थे, और बाकी लोगों को एकदम समाज में दबा कुचला माना जाता था। तुमने क्लासों में देखा होगा, भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा इनके बारे में, कि ये निम्न वर्ग से थे, पिछड़ी जाति से थे, तो इनको क्लास के बाहर निकाल दिया जाता था।
लेकिन आज के टाइम में क्या हो चुका है, जाति प्रथा छुआछूत का अंत हो चुका है। आज के टाइम में कोई भेदभाव नहीं है। आप स्कूल में अपने देखते ही हो, क्लास में आपके साथ बैठने वाला आपका फ्रेंड किस जाति किस धर्म का कोई मायने नहीं करता। आज के टाइम एक बार टिफिन खोलता है, वो टिफिन सारे मिल बांट के खा रहे होते, कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति नहीं, कोई हिंदू नहीं कोई मुस्लिम नहीं। क्योंकि समाज में जो जाति प्रथा थी, ऊंची जाति नीची जाति वाला सिस्टम, जो छुआछूत चलता था कि तुम्हारे छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आज के टाइम में वो सब खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 का नाम है उपाधि तथा पदवियों का अंत। पहले जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनके नाम क्या कहलाते थे, सर मैम। जैसे भीमराव अम्बेडकर पढ़े लिखे थे तो सर भीमराव अम्बेडकर। किसी को अवार्ड मिला है तो जैसे भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। जैसे कोई सुनार है तो सुनार, लोहार है तो लोहार, बढ़ई तो बढ़ई, चमार है तो चमार, उसके नाम क्या उपाधि लगा देते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब उपाधि और जो पदवी होती थी, जो नाम क्या लगाई जाती थी, अब कोई धारण नहीं कर सकता। अब इन उपाधि पदवियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, आप लगा सकते हो मिस्टर मिसेज मिस लगा सकते हो, या कुछ डिग्रियां हैं जिसके लिए उपाधियां समान है, बाकी उपाधि और पदवियों क्या कर दिया है, अंत कर दिया है। याद रखना बेटा, हम यहां समझ लेते एक बार समानता। फिर आपसे पूछे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो पहले लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा बेटा, समानता का अधिकार किसमें, 14 से 18 में है। अब 14 में क्या है, तो आप देख सकते हो, हमने बताया 14 में कानून के समक्ष समानता, मतलब क्या, कानून सबके लिए बराबर। 2 नंबर का लक्ष्य आता है, कानून के समक्ष समानता, मतलब क्या बेटा, कानून सबके लिए समान। 2 नंबर का आएगा ना, तो लिखना है ऐसे, कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 14 के तहत कहा गया कानून किसी के साथ जाति धर्म भाषा रंग रूप को लेकर भेदभाव नहीं। इतना याद कर लो बस। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। सामाजिक का मतलब क्या, हम जिस समाज में रह रहे हैं सब क्या है, सामाजिक समानता। समाज में रहने वाले सभी लोग एक समान है, समाज के लोग आपस में भेदभाव नहीं कर सकते। आज के टाइम में हम लोग रह रहे हैं समाज में, आज के टाइम में कोई भेदभाव नहीं है। यहां तक कई सारे कठोर कानून बनाए गए, जैसे हरिजन एक्ट का नाम सुना होगा, यूपी बिहार। आगे हो गया अवसरों की समानता, ये अलग से 2 नंबर का आता है। मैंने बताया अवसर का मतलब क्या होता है बेटा, अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता। कहने का मतलब क्या, आज के टाइम में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट नौकरी का मौका भी सबको बराबर देती है ना। उसके अलावा पढ़ने का मौका भी सबको बराबर। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में सभी लोग बेटा क्या हैं, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में सभी एक समान। शिक्षा और नौकरी में सब इक्वल है, बराबर है। अनुच्छेद 17 यहां कर देते हैं बेटा, ठीक है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 का नाम है बेटा जाति प्रथा और छुआछूत का अंत। देखो ये लिखा, जाति प्रथा छुआछूत का अंत, मतलब समाज में जो जाति प्रथा छुआछूत चलती थी उसका क्या कर दिया है, अंत कर दिया है। आज के टाइम में करके दिखाओ। पहले तुमने देखा था, सुना होगा कि निम्न वर्ग के जो लोग होते थे उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं होता था। स्कूलों में 2-2 मटके होते थे, SC ST के बच्चों को पानी पीने के लिए अलग, ब्राह्मण ठाकुर के लोगों को ऊंचे सीट पे बैठाया जाता था। भीमराव अम्बेडकर का साथ तुमने सुना होगा, उनको तो दलित होने की वजह से क्लास के बाहर निकाल दिया जाता था। आज के टाइम में कोई भेदभाव है क्या, आज के टाइम में कोई भेदभाव, आज सब बराबर है। मतलब जाति प्रथा छुआछूत का क्या हो गया है, अंत। अनुच्छेद 18 का मतलब है उपाधि और पदवियों का अंत। पहले नाम क्या, जो उपाधि लगती थी जो पदवी लगती थी बेटा, सबका क्या कर दिया है, अंत। आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा अधिकार आ रहा है जिसका नाम है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार का नाम क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। पहले यहां समझने से अच्छा पहले मैं आपको समझा देता, फिर इस पे समझेंगे PDF पे, है ना। देखो क्या बताओगे बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो स्वतंत्रता का अधिकार ये है किसमें बेटा, तो बताओगे स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे समानता 18 पे खत्म हुआ तो स्वतंत्रता का अधिकार चालू हो जाएगा हमारा 19 से लेके 22 में। 19 में है, 20 में है, चले 19 समझते हैं। पहले इधर लिखते हैं 19। 19 में क्या है बेटा, 19 के तहत पहला है हमारा भाषण देने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण देने या व्यक्ति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, ये अलग से 2 नंबर का था इसलिए मैं इसको अलग से लिख के बताया मैंने। भाषण देना, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी मुद्दे के ऊपर अपने बातों को रखने का अधिकार है। मैंने बोला मोदी जी की सरकार कैसा काम कर रही है, अब आपको लगता है अच्छा काम कर रही है तब अच्छा बताओगे,
कि भैया बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, उस हिसाब से बता सकते हो। कि देख सकते हो कई कई देशों में युद्ध की वजह से कितनी समस्या रखी है ना, लेकिन हमारे देश में भी नॉर्मल चल रहा है, अभी कोई ज्यादा समस्या देखने को नजर नहीं आ रही, है ना। लेकिन तुम दूसरी तरफ ये भी कह सकते हो कि भैया देख सकते हो हमारी जीडीपी कहाँ चौथे नंबर पे थी, अब कहाँ छठे नंबर पे चली गई, है ना। कहाँ वो चाइना के बारे में बार बार हम सुनते आ रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे नजदीक आता चला जा रहा है। तो जिसको जैसे विचार रखने, बेटा आपने क्या किया, विचारों को रखा, क्योंकि हमारे पास पूरी छूट है आपको किसी भी मुद्दे के ऊपर अपने विचारों को रखने की। लेकिन स्वतंत्रता हमें एक चीज और सिखाता है, आपको स्वतंत्रता तो दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर कुछ उचित रोक टोक लगा दी जाती है। क्यों नहीं लगाएंगे ना, आप भगवान बन जाओगे, अपने आप में दादागिरी करने लग जाओगे, जिसकी लाठी उसकी वाली भैंस हो जाएगी, है ना। जैसे क्या आपको बोलने का अधिकार है, बातों का रखने का अधिकार है, लेकिन उचित प्रतिबंध क्या, आपके विचार समाज और कानून के लिए गलत ना हो, समाज की नजर में या कानून की नजर में गलत ना हो, कानून की नजर में गलत ना हो। अब मैंने बोला आपसे मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, आपने मोदी जी के बारे में बुराई करते करते उनको गाली वाली देने शुरू कर दिया। भाई ऐसे नहीं दे सकते ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री है और ऐसे थोड़ा ना आप किसी को गाली दे दोगे। आपके पास पूरी छूट है, आप विचार रखो कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें नहीं बोल सकते। आप ऐसी बात नहीं बोल सकते जो समाज की नजर में गलत हो, कानून की नजर में गलत हो। ये हमारा 19A में है। उसके आगे देखें दूसरा हमारे पास स्वतंत्रता में 19 में क्या मिला है, कहीं भी आने जाने या बसने की स्वतंत्रता है। आप एक भारत के नागरिक हो, आप एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको छूट है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में आना जाना कर सकते हो। मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, आज दिल्ली में आकर रह रहा हूं, है ना। कोई मुंबई में रह रहा है, चेन्नई में रह सकता है, गुजरात में रह रहा है, महाराष्ट्र जा सकता है। आपके अधिकार में आपको स्वतंत्रता है कि आप भारत के नागरिक होने के नाते भारत के किसी भी हिस्से में आना जाना कर सकते हो। और केवल बेटा आना जाना ही नहीं, यहां तक कि जाके उसमें बसने की भी स्वतंत्रता है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में नहीं थी, तुमने देखा धारा 370 हटा दिया हमने, अब जम्मू कश्मीर में मिल चुकी है। आपको भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने और बसने की स्वतंत्रता है। लेकिन मैंने क्या बताया, उचित प्रतिबंध लगाया। आपको सुरक्षा के वजह से रोका भी जा सकता है। क्या पता उस क्षेत्र में कोई समस्या हो रही हो, तब पुलिस आपको रोक सकती है कि आप इधर नहीं जाओगे, तो आप उस टाइम चौड़े नहीं होगा, अरे मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं तो जाके दिखाऊंगा, है ना। नहीं, आपके पास कहीं भी आने जाने बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार कानून आपको सुरक्षा की दृष्टि से आपको जाने से रोक भी सकता है, बसने से रोक भी सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को दूसरी स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने बसने की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता है आपको सभा करने या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आपको पूरी छूट है, आप अपने फ्रेंडों के साथ, मोहल्ले के साथ, लोगों के साथ सभा आयोजित कर सकते हो, बैठक बुला सकते हो, चर्चा कर सकते हो। आपको कोई एनजीओ चलाना है, रन कर, जैसे सलमान खान ने चला रखा बीइंग ह्यूमन, है ना। एलवीस यादव उसके दोस्त चलाते हैं, हिंदू संगठन द्वारा चलाया जाता है, तुमने सुना होगा आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन। मुस्लिम लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए चला रखा है जमानत इस्लाम, है ना। तो आपको पूरी छूट है, आप भी चाहो तो कोई संघ बनाना चाहो बना सकते हो, आप कोई अपने फ्रेंडों के साथ सभा वगैरह करना, मीटिंग बुलानी बुला सकते हो। बस रोक टोक मैंने क्या बताया, उचित प्रतिबंध क्या, कि उस सभा में देश विरोधी या समाज विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। कहीं आपको सिखाया ना जाए उस सभा के अंदर आकि जन्नत नसीब होगा ये हरकतें करो, ऐसा, है ना। मतलब कहने का मतलब है सभा जो होगी या संघ जो होगा वो देश विरोधी या समाज विरोधी बातें नहीं कर सकता। अगला है हमारा 19 के ही अंदर फोर्थ है, ये क्या, रोजगार या व्यवसाय की स्वतंत्रता। रोजगार या व्यवसाय की स्वतंत्रता। बेटा रोजगार या व्यवसाय का मतलब क्या होता है, आपको पूरी छूट है, आप अपनी मर्जी से कोई रोजगार करना चाहो, कोई बिजनेस करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन सेम वही उचित प्रतिबंध, वो रोजगार व्यवसाय समाज या कानून के लिए गलत ना हो। जैसे हफ्ता वसूली करने लग गए, मर्डर करने लग गए, बोलो क्या कर रहे हो भाई, रोजगार है मेरा, ये ऐसे रोजगार थोड़ा ना होता है। आपको रोजगार व्यवसाय की छूट है, लेकिन वो रोजगार देश या कानून की नजर में गलत ना हो, समाज की नजर में गलत ना हो। यह हमें 19 के तहत स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है,
देखो 19 के तहत क्या क्या मिला है, पहले तो हमने बताया स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, स्वतंत्रता का अधिकार लिखा नहीं, आप लिख दो 19 से लेके 22 में। 19 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, पूरे देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय या व्यापार या रोजगार करने की स्वतंत्रता है। ये तो खाली 19 के तहत है बेटा। अब 20 के तहत क्या है, 20 के तहत जो अपराधी होते, अपराधियों के लिए भी कुछ स्वतंत्रता दी गई है। जैसे क्या, जो व्यक्ति जिस समय अपराध करेगा उस हिसाब से सजा, जो व्यक्ति जिस समय अपराध करेगा, कहने का मतलब क्या, आप कोई आपका फ्रेंड है, उसने 23 तारीख को हत्या किया, हत्या की सजा 23 तारीख को लिखी हुई है, 7 साल जेल में, एग्जाम्पल की तरफ मानते हैं 7 साल की जेल हो रही है, लेकिन वो भग गया, जाके बिहार में छिप गया, नेपाल भग गया, छिप गया जाके, है ना। जब तक संविधान का रूल चेंज कर दिया गया और पता चला अब हत्या की सजा 7 साल की जगह अब 10 साल कर दी गई है, अब 10 साल हो गए, 25 तारीख को रूल चेंज हो गया। तो जब वो पकड़ में आएगा तब उसको 10 साल की सजा होगी? नहीं, बल्कि जिस समय उसने अपराध किया था उस टाइम क्या था, 7 साल, तो 7 साल की सजा। समझ गए? तो अपराधी के दोषित की स्वतंत्रता में कुछ अपराधियों के पास भी होता है कि जो व्यक्ति जिस समय अपराध करेगा उस हिसाब से सजा, प्लस में जितनी बार अपराध करेगा उतनी बार सजा। एक बार अपराध किया, एक बार सजा, 2 बार अपराध किया, 2 बार सजा, 10 बार अपराध किया, 10 बार सजा, एक अपराध की 1 सजा, 2 अपराध की 2, मतलब जितनी बार अपराध करेगा। और तीसरा, पुलिस अपने विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, मारपीट करके कि नहीं तूने ऐसा किया, प्रूफ है, चीज है, और पुलिस मारपीट के आपसे गवाही नहीं ले सकती, बल्कि आपको पढ़ करके पूछताछ कर सकती है, और पूछताछ करने के बाद बेटा उसके साथ सबूत जमा करके कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन पुलिस अपने विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। प्लस में 21 के तहत क्या है, 21 तो और भी अच्छा है, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है, यहां तक कि आप एक बार पैदा हो गए तो आप यहां तक कि अपने आप से आत्महत्या भी नहीं कर सकते। देह, अपने देह की रक्षा, कह रहा है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने देह की रक्षा करने का अधिकार, यहां तक कि आपके इन अधिकारों को आपके माँ बाप भी नहीं छीन सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि चल बेटा हमने तेरे को पैदा किया था अब तू मर जा, बहुत हो गया तेरा, नहीं, आपके पास जीवन जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 देता है आपको। अनुच्छेद 22 के तहत भी कुछ स्वतंत्रता है, गिरफ्तारी के निरुद्ध के विरुद्ध संरक्षण, आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है तो उस कंडीशन में भी आपके पास कुछ स्वतंत्रता है। जैसे आप पूछ सकते हो पहले मुझे किस लिए गिरफ्तार करने आए, कारण जाने की स्वतंत्रता है। उसके अलावा बिना कोई कारण होता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। प्लस में अपने वकील से सलाह मशवरा का अधिकार है, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, चीजें करती है, तो आप कह सकते हो कि मुझे अपने वकील से सलाह मशवरा करना, बताओ। और तीसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना। तो ये हमारा 19 से लेके 22 में। लेकिन मैं आपको बताऊं पेपर में जब आएगा ना बेटा, पेपर में आता है आपसे 6 पूछता है, ऐसे ना इतना बड़ा आंसर नहीं पूछेगा आपसे, आपसे बोलता है कि भारतीय संविधान में मिलने वाली 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताओ। 6 स्वतंत्रता कोई आपको याद कर लेनी है बस, पेपर में आपसे 6 ही पूछेगा। जैसे क्या, भाषण देने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने या व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके विचार समाज के लिए गलत नहीं होने चाहिए, पहला बोल दोगे। दूसरे वाला बता दोगे, प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कहीं भी आने जाने या बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से रोक सकते हैं। तीसरा बता दोगे, प्रत्येक व्यक्ति को सभा करने या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कोई सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है, लेकिन वो देश विरोधी या समाज विरोधी ना हो। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार या व्यवसाय की स्वतंत्रता है, ये बता सकते हो। कोई 6 ही तो पूछा हमसे। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने की स्वतंत्रता, वो अपने मर्जी से अपने लिए धर्म चुन सकता है। छठा बता दोगे, अपराधी के भी दोषित होने की स्वतंत्रता है। जैसे क्या, एक अपराध की 1 सजा, जिस समय अपराध किया उस हिसाब से सजा। ये खाली 6 बता देना है, पेपर में आपसे 6 ही पूछेगा, ये 6 नंबर का आता है। चलो अगले पे चलते हैं। तीसरा अधिकार क्या हमारा, तीसरे अधिकार का नाम और भी अच्छा बेटा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब क्या होता है, आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो उस अत्याचार के खिलाफ भी आपका आवाज उठाने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है किसमें, शोषण विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 में। क्यों, स्वतंत्रता हमारा 22 पे खत्म हुआ तो ये 23 पे चालू हो गया। अब 23 अनुच्छेद क्या कहता है, 23 अनुच्छेद कहता है दास प्रथा
तुमने सुना होगा हमारे भारत में पहले दास प्रथा थी। दास प्रथा मतलब इंसानी गुलाम। पहले वस्तुओं के समान बोली लगा के बेचे जाते थे। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में दास प्रथा या मानव तस्करी, मानव को खरीदना या बेचना, दोनों ही कानूनी अपराध। छिप छिपा के चल जाता है लेकिन एक कानूनी अपराध है। या फिर बलात् मजदूरी, किसी को किसी मजबूरी में बांधकर उससे नौकरी करवाना, काम करवाना, उसके फायदा उठाना, ये सब गलत है। एक तरह से तीनों चीजें क्या हो गया, शोषण हो गया। तो आपके पास अनुच्छेद 23 के तहत दास प्रथा, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, इन सब का आज के टाइम में क्या कर दिया बेटा, अंत कर दिया गया अनुच्छेद 23 के तहत। आज के टाइम में कोई किसी को खरीदता है, बेचता पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। कोई किसी को मजबूरी में बांध कर कुछ कर कर ऐसे काम करवा रहा है, शोषण कर रहा है, किसी को मार पीट के काम करवा रहा है, सैलरी रोक रखी है और काम करवाया जा रहा है, तो एक तरह से उसका शोषण हो रहा है, वो अपराध। जैसे देख सकते हैं हमारे कॉलिंग वाले आज के टाइम में, कॉल सेंटर वालों के साथ यही तो हो रहा है आजकल, है ना। 1.5-2 महीने काम करवाते हैं, सैलरी 1 महीने की देते हैं, कहते हैं अगले महीने की सैलरी चाहिए तो भाई अगला महीना करो। तो वो चाहे कानूनी कार्रवाई करवा के एक तरह शोषण के अधिकार के तहत मांग कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 के तहत क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो इनको जोखिम भरे काम में लगाने की मनाही है। क्यों, ये 14 साल का बच्चा बताओ, ये टॉर्च बांध के कोयले खदानों में घुसेड़ दिया गया इसको, वो जाएगा कोयला वोयला हटाएगा, अचानक से कोयले का ढेर गिरा चल गया, कहां पढ़ने की एज और कहां उससे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं। पहाड़ तोड़ना, पटाखे की फैक्ट्री में काम करवाना, बिजली का काम, ये सब क्या खतरनाक काम हो रखा गया। तो 14 वर्ष से कोई कम आयु का बच्चा है तो ऐसे जोखिम भरा काम करवाना एक तरह से उसका शोषण माना जाता है, तो उसके लिए चाहे तो हम आवाज उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने अब इसमें समानता पढ़ लिया, स्वतंत्रता पढ़ लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया। अगले सेकंड वीडियो में हम धार्मिक स्वतंत्रता से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।